चलो, अब हम पढ़ रहे थे फ्लूइड। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, प्रूफ अपने को करना नहीं है और फॉर्मूले इजी हैं, इसलिए अच्छे से देखना। बस एक ही टॉपिक अपना बचा है, इसलिए सिर्फ ये हफ्ते अपनी क्लास होगी शाम को, उसके बाद फ्री हो तुम। इसके बाद सिर्फ मॉर्निंग में क्लास होगी अपनी। ये टाइम और मिला तुमको पढ़ने के लिए अच्छे से, ठीक है। बस ये हफ्ता और अपन शाम को आ जाए, फिर इसके बाद फ्री आराम से पढ़ेंगे। टाइम बहुत मिल गया अपने को पढ़ने के लिए, ठीक है। कभी लगेगा ऐसा बीच में कि कुछ गड़बड़ हो रही है, या कभी मैं दुबई शारजा चला गया, जा भी सकता हूं, नहीं जा सकता, गुड। तो पहले से बता दूंगा मैं, शाम को भी थोड़ा सा कर लेंगे। आफ्ताब ने एक बात बोली थी कि सवेरे और शाम को अलग अलग टॉपिक होने से उसको परेशानी होती है। अबे तुम खुद परेशानी हो साले, तुमको क्या परेशानी। तो अगर ऐसा हुआ ना तो अब वो कंटिन्यूएशन में आएगी। जैसे अगर आप उस समय कुरेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तो सुबह कुरेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, तो वेडनेसडे शाम को कुरेंट इलेक्ट्रिसिटी का ही आगे कैरी करेगा, ठीक है। एक ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, अब जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। चलो, हमको पढ़ना है फ्लूइड में लास्ट टॉपिक है आपका फ्लो ऑफ लिक्विड। पिछली क्लास में आपने पढ़ा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द लेयर्स ऑफ फ्लोइंग लिक्विड अपोज देयर रिलेटिव मोशन। The property is just similar as that of इधर तेरा रैंक क्या, इधर कुछ नहीं, हटना मत पीछे। मैं जब बुलाऊं तो चुपचाप आ जाओ, चुपचाप मार खा जाओ, क्योंकि मैं उठा तो बहुत मार मारूंगा, फिर उसके बाद रुकूंगा ही नहीं। तेरा क्या हो रहा है पढ़ाई का, क्यों गड़बड़ हो रहा है ये बता। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में आ रहा था, डाउन कैसे हो रहा है। बैकलॉग अभी तू, मैं क्या बोला, तू पहले मेरे साथ चल। बैकलॉग अपने आप होता रहेगा जब होगा। तेरे क्लास में एग्जाम्पल है वो देख, वो पठान देख, इतना उससे ज्यादा फर्जी आदमी कोई नहीं होता। उसका कितना बैकलॉग है, फिर वो कैसे मेंटेन कर रहा है, इधर भी कर रहा है, उधर भी कर ले रहा है, शाम को भी उधर होली भी खेल रहा है, नाच भी ले रहा है, पता नहीं क्या क्या पी डाल रहा है, फिर भी तो उसको अपने को एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो नहीं कर पा रहा बेटा, तो बैलेंस तेरे को करना पड़ेगा ना, तेरे लिए कोई दूसरा थोड़ी ना करने आएगा। इस मेजर टेस्ट में तू मेरे को परफॉर्मेंस दिखा, समझ गया, ठीक। तुम लोग कर सकते हो, अभी थोड़ा टाइट करे ना तो थोड़ा भी कुछ रहेगा तो करोगे। कोई बोला नहीं ना तो वो छूटते छूटते चला ही जाएगा। कोई पूछा नहीं तुमसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बोला नहीं तो कुछ नहीं होगा। बैकलॉग तो तेरे पास एग्जाम्पल है, तेरी क्लास में बैकलॉग है, लेकिन वो तो कर रहे हैं। इसका बैकलॉग है, छोड़ के गई थी, परफॉर्मेंस है, कोई काम। चलो, पहले जब लिक्विड फ्लो होगा तो लिक्विड का फ्लो आपने पढ़ा, एक आइडियल लिक्विड, आदर्श द्रव। किसको बोला था आइडियल लिक्विड, रुक जा, प्रयास कर दो। मिस्टू आइडियल लिक्विड बोल दो। चोर, मस्ती करने से फुर्सत नहीं। शाबाश। अशान और असंपीड्य, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, ये वर्ड यूज किया था आपने। नॉन विस्कस का मतलब जिसकी विस्कोसिटी 0 हो, ऐसा कोई लिक्विड होता नहीं है, फिर भी हम वाटर को ले लेते हैं जनरली, ठीक है। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब अगर किसी ट्यूब में कोई नॉन विस्कस लिक्विड एंटर करेगा, ठीक है, अशांत द्रव एंटर करेगा, तो जितना वॉल्यूम पर सेकेंड एंटर होगा उतना ही वॉल्यूम पर सेकेंड एग्जिट होगा। दूसरे वर्ड में, चूंकि डेंसिटी नहीं बदलती, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखते हैं अपन, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है
तो मास भी क्या होगा, कांस्टेंट। कौन सा मास, जितने मास का लिक्विड एंटर होगा और जितने मास का लिक्विड एग्जिट, दोनों सेम होगा, उस लिक्विड को हम बोलते हैं इनकंप्रेसिबल, असंपीड्य द्रव। इज दैट क्लियर? टेम्पो में कौन सा लिक्विड है? पेट्रोल रहता है। आज तक पेट्रोल वाला टेम्पो नहीं बना है, डीजल से चलता है। So there are two types of flow. First देखो, द्रव प्रवाह के प्रकार। टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो। बोल तो आफ्ताब पहला, हाँ मतलब लेमिनर से अच्छा वर्ड है, स्ट्रीमलाइन। गुड, स्ट्रीम लाइन। हिंदी में बोल तो, मैं भूल गया, हिंदी में क्या होता है? हाँ गुड, रेखा बोलते ही याद आ गया। धारा रेखीय प्रवाह। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है कि जब कोई लिक्विड इस स्ट्रीमलाइन में फ्लो करता है, पहली चीज वो बहुत धीरे बहेगा, बहुत स्लो। और स्लो इसलिए फ्लो होगा कि अगर उस लिक्विड में ये एक पाथ बनाया आपने, कोई भी एक पाथ, अगर उसके लिक्विड का एक मॉलिक्यूल इस पाथ से चला तो पीछे आने वाले सारे मॉलिक्यूल उसी पाथ से चले। और ऐसा तभी होगा जब लिक्विड बहुत धीरे धीरे स्लोली फ्लो हो, उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है? दैट एवरी molecule follows, हिंदी में लिखूंगा, path of preceding molecules। प्रत्येक अणु अपने पहले वाले अणु के पथ का अनुसरण करता है। ठीक है? ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन। कहां मिलेगा? कहां? कहीं हमको डेली लाइफ्स में स्ट्रीमलाइन फ्लो देखने मिलता है क्या? बिलासपुर में अरपा नदी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, क्योंकि वो नदी नहीं है, नाली से भी छोटी है। एक तो नदी को पूरा बर्बाद करके रख दिए हो, ऊपर से ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हो। नालायकों, चलो बेलचा खोखचा ले जाके सब साफ करो। ये देख, कोई देशभक्ति नहीं है। अगर किसी कैपिलरी ट्यूब, केशिका नली को हॉरिजॉन्टल रखें, ठीक है, तो याद करो, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो उसके एक एंड पे आप पानी की एक बूंद डालो, क्या वो दूसरे तरफ तक आएगी? कतई नहीं आएगी, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी झुकाया तो वो ऊंचे से नीचे की तरफ, तो हमको झुकाना नहीं है, बल्कि किसी तरीके से दोनों एंड के बीच में प्रेशर डिफरेंस बनाना है। और वो प्रेशर डिफरेंस बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि वो जो लिक्विड ड्रॉप है वो बिल्कुल धीरे 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 उसके अंदर से फ्लो। कैपिलरी ट्यूब इसलिए बोला क्योंकि कैपिलरी ट्यूब बहुत बारीक होती है, पतली होती है, उसके अंदर जिसमें से लिक्विड बहेगा वो बहुत बारीक होता है, बहुत नैरो टनल होती है। तो जब उसके अंदर से लिक्विड बहेगा तो उसका सब चारों तरफ
सॉलिड के साथ कांटेक्ट में बना रहेगा, सॉलिड उसको बहने नहीं देगा, इसलिए उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो। किसी बड़े, जो अपन लैब में ट्यूब यूज करते हैं, देखो चौड़ी होती है, बड़ी होती है ना, उसकी दीवारें पतली होती हैं लेकिन अंदर काफी स्पेस होता है, उसमें अगर आप किसी लिक्विड को बहाओगे तो वो कभी स्ट्रीमलाइन नहीं हो। हम जिन लिक्विड्स को, जैसे हम जनरली पानी को बहते हुए देखते हैं जगह जगह, नदी नालों में जहां भी बह रहा है, वो कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो हो ही नहीं सकता। स्ट्रीमलाइन फ्लो धारा रेखी प्रवाह केवल लैब में बनाया जा सकता है, और वो भी तब जबकि एक कैपिलरी ट्यूब क्षैतिजता हॉरिजॉन्टल रखी जाए और उसके दोनों एंड में प्रेशर डिफरेंस बहुत कम हो, ताकि वो बहुत ही धीरे धीरे फ्लो। इज दैट क्लियर? तो जो हम डेली लाइफ्स में देखते हैं उस फ्लो को क्या बोलते हैं? वारे नॉन टर्बुलेंट फ्लो। तेरे समान है, देख, विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। और डेफिनेशन कोई नहीं, कोई मॉलिक्यूल जैसे तुम लोग हो, कोई किसी की बात मानने वाला नहीं है। तू इधर जा रहा है तो ये मैं इधर जाऊंगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, सब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी अणु अपने से पहले वाले मॉलिक्यूल के पाथ को फॉलो नहीं कर, कोई भी जिधर उसकी इच्छा हो उस तरफ वो फ्लो हो जाता है। इज दैट क्लियर? चलो, तो याद करो, अच्छे से देखना, आपने पिछली क्लास में ये वर्ड यूज किया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रव प्रवाह की दर क्या थी, कि किसको बोला था? V/T, वॉल्यूम फ्लोन पर सेकेंड, इकाई सेकेंड में प्रवाहित आयतन, वो हमने बोला था, याद करो, V/T, इसी को आपने Q बोला था, ठीक है। और आप देखो कि जब कोई लिक्विड किसी ट्यूब में से, किसी नली में से बहेगा, तो याद करो उस ट्यूब के पास अपना खुद का कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट होगा, और उस ट्यूब में जब लिक्विड फ्लो होगा तो उसके पास अपनी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। जरा याद करो तो, ए मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन है तो एरिया ना, एरिया को क्या हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ जनरली लिखते हैं, वॉल्यूम को क्या हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बोलते हैं क्या? हाइट को बोल दिया डी, डिस्टेंस। क्लियर? तो देखो जरा, V इज इक्वल टू क्या, A इंटू डी, कई बार यूज कर चुके हैं अपन, D मतलब डिस्टेंस, हमने H यूज किया है हाइट, या L यूज किया है लेंथ, लेकिन रेट ऑफ फ्लो बनाएंगे तो V/T करना पड़ेगा क्या? V/T करेंगे तो D/T करना पड़ेगा क्या? व्हाट इज D/T? इसका मतलब V/T इज नथिंग बट A इंटू, किसी भी ट्यूब में से अगर कोई लिक्विड बहता है, फ्लो होता है, ठीक है, तो उस ट्यूब के क्रॉस सेक्शन और स्पीड ऑफ लिक्विड, इनके प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं V/T, कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रव के प्रवाह की दर। ठीक, अबे लेकिन तुमने तो बोल दिया कि अगर लिक्विड आइडियल है तो जितना वॉल्यूम अंदर उतना वॉल्यूम बाहर, टाइम तो दोनों के लिए सेम हो गया। अबे तो अगर V/T सेम हो गया तो इसका मतलब A इंटू वी भी हर पॉइंट पे क्या हो गया? इसी को बोलते हैं, अगर आपको याद होगा, डबल अंकिता, इंग्लिश में बोल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इस वर्ड को?
बोल डबल। हाँ बोलो, कोई किसी को मालूम है क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रुक जा, बोल फैजान। तेरे को ए वी दिखाया फिर भी ये नाम दिमाग में नहीं आया? कौन बोला रे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। का मतलब है किसी भी ट्यूब, ये देखो एक पोंगा ट्यूब दिखाता हूं, और तुम्हारे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन यहां पे बना हुआ है। ज्यादातर स्टूडेंट इसको बना लेते हैं, हमको भी बना लेना है। देखो ये एक पोंगा ट्यूब है, ठीक है? ये पोंगा ऐसे ही रहता है बिलासपुर में, है ना? तो तू क्या पोंगा में मतलब तेरे घर के सामने लोग पोंगा बजाते हैं, ठीक है? देखो यहां पे आपको पोंगा सर्किट, पोंगा ट्यूब का मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग। तो आपने बोला इसमें से अगर आइडियल लिक्विड, आदर्श द्रव प्रवाहित होगा तो फिर जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम पर सेकेंड बाहर निकलेगा। तो उसको तो आपने V बाई टी को A इंटू वी बोला है ना। इसका मतलब इस एंड पे रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? A1 V1। दूसरे एंड पे क्या होगा? लेकिन ये दोनों तो इक्वल है क्या? इसीलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। या आप लिखते हो किसी भी ट्यूब में जब लिक्विड फ्लो होता है तो A इंटू वी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। एग्जाम्पल भी बता रहा हूं, और एकदम बढ़िया एग्जाम्पल। A इंटू वी, ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया, और V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है? कभी अभी देखना, कभी आप ऐसे पाइप से, नल में पाइप लगा के पाइप के दूसरे एंड से कभी झाड़ में पानी डाले हो? डाले हैं ना? तो क्या तुम लोग वैसे बड़े सम्मानित लोग हो कि पाइप को ऐसे पकड़ते हो, पानी ऐसे गिरते रहे? नहीं, ऐसे पकड़ते हैं क्या हम? ये पाइप पानी यहां से गिर रहा है, हम यहां ऐसे पकड़ते हैं क्या कभी? नहीं, दूर से पकड़ते हैं। तो बहुत ही ज्यादा सम्मानित हो गई। हम लोग तो ऐसा पकड़ते हैं, ऐसे यहाँ पे जबरदस्ती उंगली लगाते हैं। हाँ, तो उंगली लगाने से क्या होता है? छर्रा जाता है। ये है कंटिन्यूटी। ये तो दूर से पकड़ती है, तो तू कहां से देखिए रे छर्राना? दूर से पकड़ती है। अरे भैया, हम लोग कभी ऐसा पकड़ते क्या? हम तो नहीं। हमको अगर मिल गया कहीं पे ऐसा, वाह वाह, कहीं भी मिल जाए तो निश्चित हम वहां पे उंगली करेंगे। और जैसे ही आपने उंगली लगाई, मतलब आपने क्या किया उसको ऑब्जर्व करो। गधे कहीं के प्रेशर आपने एरिया कम किया, एरिया कम करते उसकी स्पीड क्या हो गई? तो वही जो पानी यहीं पे गिर जा रहा था, जैसे उंगली लगाया। इज दैट क्लियर? ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये देखो, ये जो फॉर्मूला लिखा, अपने एग्जाम का बिकट फेवरेट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। मैं डाल रहा हूं क्वेश्चन, डाटा कुछ भी हो सकता है, मैं अपने मन से डाटा लिखूंगा यहाँ पे, आप उसको बना के दिखाइए। गुड बोलो, एक बार और बोलो। अरे कॉपी कहां से होता है? देखो, अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स देखते होगे तो ये वाला डायग्राम आपको हर जगह दिखता होगा। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह ये डायग्राम है, ठीक है? ये देखो क्या बोला जा रहा है, ये यहां पे मैं बना रहा हूं, आपको आंसर करना है। इट इज बोला जा रहा है इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और यहां से जो लिक्विड अटक गया, अबे इनकंप्रेसिबल है, अटकेगा नहीं, तुम अटको मत, वापस आओ, बुला। ये देखो, ये एंट्री कर रहा है यहां पे, इसकी वेलोसिटी दी हुई लिख रहा हूं, अच्छे से देख लो। द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड व्हेन इट इज एंटरिंग इनटू द ट्यूब, दिस इज अ गुलेल टाइप ट्यूब,
इट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो दूसरा एंड है इस ट्यूब का, ऐसे लिक्विड आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां जाके इसको दो पार्ट में बंटना पड़ेगा। एक पार्ट इधर गया क्या लैंग्वेज हो रही, ये दूसरा पार्ट आया। बोला यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.5a और यहां पे स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे बोला ये जो दूसरा एंड है, देखो चौड़ा बनाया है, इसका क्रॉस सेक्शन 2a है, देन कैन यू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट दिस एंड। इस सिरे पर द्रव प्रवाह का वेग बताओ। किसका एरिया बताओ? ए का एरिया ए है, एक आंसर आ गया। जो आंसर आता है बोलो। हाँ भैया ज्योति, 0. मास निकाल पहले। 0.125 दूसरा आंसर। दो आंसर बोल रहे हो आप। तू क्या बोला भाई पठान? 0.125 ये ज्योतिरादित्य का है जी। 0.6 भी एक आंसर बोला जा रहा है। 4 आंसर हो गए, पांचवा भी है रे। 0.02 जो आंसर आता है बोलो। अभी हमने अभी चेक कहां किया? हाँ ये है यहां पे। ठीक है, अब देखो कितने इजीली बनेगा। है जी 0.18 आया। ये देख, ये टेम्पो आंसर है। 0.18। नालायक छोटी बहुत मार खाएगी अगर नहीं आया। है जी 0.6 आया। ये तो आया 0.6, मतलब किसी ने बोला है यहाँ। कितना सारा आंसर बता दे रहे हो भाई। पता नहीं कौन कौन सा लिक्विड अपने अपने हिसाब से फ्लो कर रहे हो रे। तू क्या प्रयास करी? अच्छा, अब मैं बना रहा हूं भैया। आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अभी लिखा, लेकिन ये लिक्विड अकेला नहीं बहा, यहां जाके वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट। तो पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, पहले इसको पढ़ रहे, बाय कंटिन्यूटी A इंटू वी। अरे क्या 1 2 3 4 गिना रही है मेरे को। इज इक्वल टू A1 V1 और प्लस A2 V2। ठीक है, दो पार्ट में ऐसे बनाए हो। अगर ये इक्वेशन लिखे हो तो फिर इसका मतलब कैलकुलेशन तुम लोग का कितना खतरनाक है सोच लो। इक्वेशन सही लिखा तो कुछ दम ही नहीं है फिर इसमें। आप कोई आंसर अलाउड नहीं है। हम हैं। A 1.5 इंटू A इज इक्वल टू A1 V1। A1 क्या है रे? 0.5 A और V1 की वैल्यू कितनी है रे? 2.5 और प्लस A2 कितना है भाई? 2A और प्लस प्लस क्यों बोलेगा नालायक टोटो? मैं भी वही बोल रहा हूं, इंटू V। इसका मतलब 1.5A इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाई तुम लोगों ने किया है ना, यहीं पे मार खा गए साहब। 25 पंचे 125 होता है।
और 125 बोले तो 1.25 ए आणि प्लस 2AV. कोई शक? फर्स्ट काट दी ए फ्रॉम बोथ द साइड. ठीक है, इसको यहां पे ट्रांसफर करोगे 1.5 और माइनस 1.25 आणि दैट विल बी इक्वल टू 2V. और 1.5 माइनस 1.25, 1 में से 1 गया 0, 0 इज इक्वल टू 2V. बोले तो V इज इक्वल टू 0.25 बाई 2, दैट इज 0. 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10. और ज्यादातर लोगों ने इक्वेशन ये लिखने के बाद पता नहीं कौन से जमाने का कैलकुलेशन तुम लोगों ने किया है. गंदा गंदा काम कर रही है मेरी क्लास में. एसी बंद करूं? ठीक है, तो याद रखो अभी ये द्विमुख रुद्राक्ष है. मतलब 2 मुंह खुला इसका. एग्जाम में वो यहां पे और एक टिका देगा तो हम नहीं बना पाएंगे क्या? ठीक है, ये देख लो, ये त्रिमूर्ति हो गया. इधर से ये लिक्विड इधर भी फ्लो हो गया, तो कुछ नहीं करना. अच्छा, ये भी ध्यान देना कि एरो मारा किधर है. ये नहीं, तुम लोग बता देते, तुम लोग बहुत खतरनाक टाइप के लोग हो. इसको इतना सारा आंसर बता दिए. अबे ये देखो, इसमें एरो इधर मारा, इसमें एरो इधर मारा, इसमें अंदर, इसमें भी अंदर मार दिया. तो याद रखना ये दोनों ऐड होंगे इज इक्वल टू ये दोनों ऐड होंगे. नेट इनवर्ड इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड. जितना वॉल्यूम पर सेकेंड अंदर आएगा उतना वॉल्यूम पर सेकेंड. चलो, बन जाएगा. ये एकदम सरल है. याद रखना, ये क्वेश्चन दिखते ही सबसे पहले जैसे आपको पेपर मिला, जिसका सौभाग्य होगा उसको पहला ही क्वेश्चन दिखा ये वाला. तो कृपया करके अति उत्साह में इतने 6 आंसर मत निकालना. वहां जो सही है वही निकालना, क्योंकि आपने जो गलतियां की वो सब आंसर आपको वहां पे दिखाई देंगे. चलो, अब जरा एक आधे मिनट के अंदर मेरे को प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसका जरा यूनिट निकाल के दिखा दो. यूनिट एंड डायमेंशन. किसके बराबर हुआ? और याद रखना, ये लिखते ही तुमको सॉल्व करना ही नहीं था, पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ डाले हो और उसमें लिखते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक dW प्लस du इज इक्वल टू dQ. और dW को तुमने वहां PdV लिखा था. अबे है तो वो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन ना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम. देखो फिर भी आप लोगों के नॉलेज के लिए, हट टोटो, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. 2 कट गया, न्यूटन इंटू मीटर को ही हम जूल बोलते हैं डायमेंशनली. इसका मतलब P इंटू V में जो उसकी विमाएं होती हैं, जो डायमेंशन है, दे आर इक्वल टू एनर्जी. ठीक है, अब देख लो व्हाट आर दी. बहते द्रव की ऊर्जाएं, एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड.
एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। कौन कौन सी ऊर्जाएं, कौन कौन सी एनर्जी होती है? बोल प्रवीण। पहली एनर्जी फॉर्मूला, दूसरी एनर्जी, हाँ फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन R। शाबाश गधे कहीं के, तेरे कौन से लिक्विड में चार्ज होता है रे? पक्का तो टेम्पो में आई, हैंड प्रूफ। mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सुनो, चलो बात नहीं, याद करो, इसके पहले कई बार हमने क्लास में बोला, दो पॉइंट के बीच में लिक्विड तभी फ्लो होगा जब उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, और इसलिए तीसरी एनर्जी भी आती है प्रेशर एनर्जी, और वो लिख चुके आप, P इंटू वी ही कहलाती है प्रेशर एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो देख लो, फ्लोइंग लिक्विड, बहते द्रव में 3 एनर्जीज होती हैं। काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में लिखूं क्या? गऊ नहीं लिखता, फॉर्मूला बताया भाई साहब ने, 12 mv²। ठीक है। दूसरी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों हम जानते हैं इसलिए शॉर्ट में लिखा है। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय U एंड इट इज गिवन बाय mgh। और तीसरी एनर्जी भी होगी लिक्विड में, और ये इट इज कॉल्ड प्रेशर, दाब ऊर्जा, और उसकी वैल्यू होती है P इंटू वी। ठीक है। तो याद रखना, इन तीनों एनर्जीज को पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास, इकाई आयतन या इकाई द्रव्यमान के लिए इस साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। देखो, बर्नौलीज थ्योरम, हिंदी में भी बहुत अच्छा करी। बर्नौली का प्रमेय क्या है? प्रमेय नेट इज इक्वल टू 0, तो फिर फ्लो कौन होगा? कांस्टेंट है, नॉट 0। ठीक है, कांस्टेंट नॉट 0। ये देखो, तो पहले हम वो तीनों एनर्जी लिखना सीख लें, बिल्कुल इजी है। अगर आपको यही 3 एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलेगा तो कुछ नहीं, सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। पर यूनिट मास बोलेगा, इकाई द्रव्यमान की बोलेगा, तो m से डिवाइड कर दो। ठीक है। मैं तीनों एनर्जीज लिख रहा हूं, देख लो। इकाई आयतन की ऊर्जाएं, एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम। तो सारे एक्सप्रेशन में आप कैपिटल V से डिवाइड करो, तो पहला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। क्या डिवाइडेड बाय V करेंगे? लेकिन क्या मास बाय वॉल्यूम को ही हम डेंसिटी बोलते हैं? सो इट इज 12 ρv²। ठीक है। दूसरी एनर्जी आपने बोली है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे mgh और डिवाइडेड बाय v, क्या m बाय v को हम बोलेंगे? और तीसरा P इंटू वी, प्रेशर एनर्जी। लेकिन जैसे ही डिवाइडेड बाय v किया, क्या बच गया? ठीक है। बर्नौली ने बताया, देखो, उसने जब अपने एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं प्रूफ किया था, तो ये देखो, ये वाला ट्यूब, अगर याद होगा तो बनाने की जरूरत नहीं है।
ये देखो, ये बर्नौली के थ्योरम का डायग्राम है। गुड बोलो। ट्यूब दिख रही है? ए पोंगा दिख रही है? तेरे बजवा दें, बड़ा शहनाई देख रहे। ये देखो, एक तो ये इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन अलग अलग जगह अलग अलग है, साथ ही साथ उसके दोनों एंड की हाइट भी अलग अलग, यहां H1 यहां H2। ठीक है। अबे तो क्या लिक्विड अपने आप नीचे से ऊपर जाएगा? कभी नहीं। वो तभी जाएगा जब इस पोर्शन का प्रेशर इस पोर्शन के प्रेशर से ज्यादा हो। तो यहां पे प्रेशर देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा है A1, हाइट लिखी है H1 और स्पीड लिखा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड लिखा है V1। दूसरे एंड के लिए क्रॉस सेक्शन A2, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ V2 और हाइट H2। इस एंड का प्रेशर लिखा P1, इस एंड का प्रेशर लिखा P2। बर्नौली ने प्रूव किया कि जब कोई आइडियल लिक्विड, आदर्श द्रव यहां से फ्लो होता है तो उसके हर पॉइंट पे, चाहे यहां कहीं पे भी, ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या टोटल एनर्जी पर यूनिट मास हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती। ठीक है। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास, इकाई आयतन या इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा remains constant at each point of flow। प्रवाह के हर बिंदु पर कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट होगा? तीनों एनर्जी तो आपने लिख ली यहां पे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, देखो लिखने का तरीका क्या है। क्या पहला टर्म P लिखा, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा हाफ रो V स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तीसरा टर्म क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली का प्रमेय। ठीक है। अच्छा, यही एनर्जी अगर हमको पर यूनिट मास लिखना होता तो एनर्जीज पर यूनिट मास, तो देखो पहली एनर्जी आपने लिखी है हाफ mv स्क्वायर, लेकिन डिवाइडेड बाय m करेंगे तो m से m क्या हो गया? क्या बचा? हाफ v स्क्वायर। सेकेंड वाले को अगर आपने डिवाइड किया, सेकेंड एनर्जी थी mgh, लेकिन m से डिवाइड किया, क्या बच गया? gh। और तीसरी एनर्जी थी pv, किससे डिवाइड किया? m। याद करो, m बाई v को आप रो बोलते हो, तो v बाई m को 1 बाई रो बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा ये? तो बर्नौली ने प्रूव किया या तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पे, या p बाई रो प्लस हाफ v स्क्वायर प्लस क्या लिख रहा हूं, प्लस gh इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये कहलाता है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है। अब सिंपली बताना, अभी मैंने इस ट्यूब को जानबूझ करके नीचे से ऊपर ले गया हूं, लेकिन आपने जनरली डेली लाइफ में देखा होगा ट्यूब हॉरिजॉन्टली होती है, मतलब फ्लैट होती है। मतलब ट्यूब अगर ऐसी हो जाती, चुप है,
तो क्या दोनों की हाइट सेम हो जाती? हाइट सेम हो जाती मतलब ये वाली टर्म भी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो किसी क्षैतिजता रखी हुई नली हेतु, फॉर अ ट्यूब प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, फॉर horizontally placed ट्यूब, क्षैतिजता रखे हुई नली के लिए, उसमें से आपको लिक्विड फ्लो कराना है, प्रेशर एनर्जी बनाना पड़ेगा। प्रेशर बनाओगे तो वेलोसिटी आएगी, लेकिन हाइट हर जगह क्या रहेगी? सेम। तो ये वाली चीज भी कांस्टेंट हो गई, तो क्या बचेगा? खाली P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। आप देखो ये इक्वेशन क्या बता रहा है आपको? ये इक्वेशन बता रहा है कि लिक्विड जब फ्लो होगा तो जिन पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट है, और जिन पॉइंट्स पे प्रेशर कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। इस कॉन्सेप्ट पे डेली लाइफ में आपके सामने बहुत सारे इसके एप्लीकेशन आते हैं। 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि तेज हवा चलती है तो जो झोपड़ियां होती है उनकी छत उड़ जाती है, इसकी नहीं उड़ती। तो पहले पूरा बोल ले। कितनी जलन कुकड़ी है, ये क्यों नहीं उड़ेगी पूछ रही है। ये इसलिए नहीं उड़ेगी क्योंकि ये फिक्स्ड है। हवा आएगी तो ये पूरा, अगर उड़ना है तो पूरा घर उड़ना पड़ेगा तब उड़ेगी। जो टेम्परेरी छतें होती हैं, ठीक है, वो हम जैसे अवैध कब्जा कहां कहां किए हो रहे हैं? हिंदुस्तान में अवैध कब्जा मस्ट है, वरना आपके पास कोई ताकत नहीं है, ऐसा माना जाएगा। ठीक, जहां जगह मिली वहां इंक्रोचमेंट करते हैं। सबसे पहले झोपड़ी बनता है, झोपड़ी बनाते समय अवैध है वो, तो इसलिए बाकी सब आप पक्का बना सकते हो। छत भर क्या रखना पड़ेगा? टेम्परेरी। तो आप टीना लगा सकते हो वहां पे, टीना में ढलाई नहीं करना है, उसको फिर बांधो, तार से बांधना पड़ता है। ये होती है कब्जा, ठीक है। तो वो कब्जा अगर आपने किया, लेकिन वो टेम्परेरी छत है, पूरी उससे पूरी तरह से जुड़ी नहीं है, क्यों उड़ जाती है छत? उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्नौली की है। क्यों बर्नौली रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि उसने थ्योरम दिया। क्या बर्नौली के पहले छतें नहीं उड़ती होंगी? मगर रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? हाँ, तो क्योंकि तुम बताए हो बेटा। ये देखो छत क्यों उड़ जाती है, कॉन्सेप्ट देखो। ये जो बताया, जब कोई फ्लूइड फ्लो होगा जहां प्रेशर कम वहां वेलोसिटी ज्यादा। उल्टा बोलेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, और वेलोसिटी कम तो प्रेशर। ये देखो, ये झोपड़ी, गुड बोलो, इसमें दरवाजा भी बना सकते हो, खिड़की भी बना सकते हो, कूलर भी लगा सकते हो, लेकिन छत क्या होना चाहिए? टेम्परेरी, ठीक है। तो ये सर्व सुविधा वो युक्त झोपड़ी है, लेकिन छत टेम्परेरी। इसमें अगर जब तेज हवा चलती है, जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं, तो जब तेज हवा चलती है ना, तो देखो नीचे तो पक्का है ना, हवा इसके अंदर यहां से घुस नहीं पाती, लेकिन ऊपर से जा सकती है ऐसे। गुड बोलो। तो हवा जब ऊपर से तेज चलेगी तो वहां वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर, लेकिन अंदर हवा अंदर एंटर नहीं कर पाई, मतलब अंदर की जो एयर है उसका प्रेशर ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी कम है। तो नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर प्रेशर, तो बेटा इस छत के ऊपर फोर्स लगने लगता है। ये देखो, नीचे ज्यादा प्रेशर, ऊपर कम। हम अंदर का प्रेशर ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हवा बाहर के प्रेशर को कम कर रहे हैं। कम होने के कारण इसके ऊपर फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है चूंकि वो टेम्परेरी है, धीरे 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 वो खुल जाता है, जो उससे भी आपने बांधा है, और फिर छत हवा में उड़ जाती है, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। इज दैट क्लियर? पूरा कारण इसका कौन है? दूसरा,
स्प्रे। ये देखो जितने भी स्प्रे हैं, शाहरुख खान आजकल आता है, डैन वेयर इज दिस एशियन पैंट्स, नहीं बे, पैंट नहीं बोल रहा हूं, अरे कौन पैंट लगा के आता है? ये सब साला कैसे याद रहता है? ये देखो जो भी स्प्रेयर है, नाई के पास जाते होगे तो वो भी अपने थोबड़े में फिस फिस मारता है। ये जेट नली होती है यहां पे, या ऑर्डिनरी कैपिलरी ट्यूब होती है। ये एक लिक्विड में डूबी रहती है। ऊपर में इस ट्यूब को एक दूसरी हॉरिजॉन्टल ट्यूब से जोड़ देते हैं, और इस एंड पे एक सॉफ्ट रबर का, जिसको हम प्रेस करते हैं, जिससे इसको प्रेस करेंगे तो हवा बहुत फास्ट यहां से निकलेगी, और सामने जेट बना देते हैं। नली बहुत पतली कर देते हैं। अभी पढ़ा, नली पतली होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। ये लिक्विड क्यों ऊपर चढ़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट है बर्नौली, कि जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे यहां से एयर बहुत फास्ट बाहर निकलेगी। एयर यहां फास्ट हुई मतलब स्पीड बढ़ी तो प्रेशर कम, प्रेशर कम होगा तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। और चूंकि एयर यहां से बाहर जा रही है, उसके साथ मिक्स होके वो जेट से जब बाहर निकलेगा तो ऐसे फुहार के रूप में निकलता है। कारण कौन है? ऐसे ही और भी इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो बॉल स्विंग क्यों हो जाती है? क्योंकि जब वो बॉल को स्विंग कराना होता है, ठीक है, हवा चल रही है, वेदर भारी है, तो जब बॉल फेंकता है, फास्ट बॉलर ही स्विंग कराता है भाई, स्पिनर स्विंग कराता है, देखे हो रे? नहीं, स्पिनर स्पिन कराता है, वो स्पिन होती टप्पा खाने के बाद, और जब फास्ट बॉलर स्विंग कराता है तो वो टप्पा खाने के पहले। बॉल ऐसे फेंका तो ऐसे चली जाती, फेंक लेता है इन स्विंग फेंक लेता है। मैं भी ड्यूज ही खेलता हूं, आ जाना इस संडे, देखता हूं कितना इन स्विंग। ये कहां गया? ठीक है। ये क्यों घूमी? क्योंकि जब आपने बॉल बहुत तेजी से फेंकी तो बॉल के कारण हवा डिस्टर्ब होगी, हवा डिस्टर्ब होगी तो बॉल के दोनों तरफ के एंड के हवा का प्रेशर अलग अलग हो जाता है। वो ही सिखाते हैं कि आपको अगर बॉल को अंदर ले जाना है तो इस तरफ वाला प्रेशर ज्यादा और इधर वाला कम होना चाहिए, ठीक है। और जब इधर ले जाना है तो जिधर ले जाना है उस तरफ का प्रेशर कम कर दो। वो बॉलर को ऐसी ट्रेनिंग होती है। तो ये घूमती है बिकॉज ऑफ, रिस्पॉन्सिबल कौन है? और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक। अब एक नाम लिख रहा हूं, ये आपको मालूम है क्या? क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत खटक रहा है मेरी आंख में, वो डिराइव करेंगे हम अभी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो ही बोलते हैं। क्या होता है वेंचुरी मीटर? गुड, फॉर्मूला फॉर्मूला बोल। वेंचुरी मीटर वो उपकरण है, वो एपरेटस है जिससे हम अभी तक हम कितने बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रव प्रवाह की दर V/T बोल रहे हैं ना। नापेंगे कैसे? उसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कहलाता है वेंचुरी मीटर। apparatus used to measure rate of
फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रव प्रवाह की दर नापने वाला उपकरण वेंचुरीमीटर कहलाता है। कैसा होता है? यस, मैंने यहां नहीं बनाया हूंगा, बनाया है। ये देखो, और बिल्कुल बनाने की कोशिश ना करें, 1 घंटा लगा दो। ये देखो, ये है एक हॉरिजॉन्टली प्लेस। पहले इस पोर्शन को देखो, क्षैतिजता रखी कैपिलरी ट्यूब है ये, जिसकी एक जगह रेडियस ज्यादा, दूसरी जगह कम, ठीक है। और इन दोनों पर एक एक वर्टिकल 2 कैपिलरी ट्यूब फिक्स की हुई है, ठीक है। जब इसमें से कोई लिक्विड फ्लो होता है, तो अभी आपने देखा, देखो कंटिन्यूटी आपने क्या पढ़ी, बात नहीं करो, कंटिन्यूटी आपने पढ़ी, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम, और जहां वेलोसिटी कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा, इसलिए लिक्विड यहां ज्यादा हाइट तक ऊपर गया। जहां क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा, और जहां वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां प्रेशर, देखो हाइट कम हो गई। आपको शायद याद हो, पता नहीं, आपने P की वैल्यू पास्कल्स लॉ में पढ़ा था, H रो G। कोई लिक्विड किसी वर्टिकल कॉलम में चढ़ता है तो उसका प्रेशर H रो G से लिखते हैं अपन। इसका मतलब इस कॉलम में यहां पे जो प्रेशर होगा उसका प्रेशर उतना होगा जिससे आपको यहां पे मिले रो G H1 और दूसरे में रो G H2। चूंकि यहां वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो हाइट कम हो गई। देखो आप अपने इंस्ट्रूमेंट से क्या क्या यहां नाप सकते हो। आप बिल्कुल नाप सकते हो H1, स्केल लगा के नाप सकते हैं। आप बिल्कुल नाप सकते हो A1 और A2 वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज यूज करके, ये चारों हम नाप सकते हैं। हम वेलोसिटी नहीं नाप सकते, ठीक है। और इसीलिए क्या फॉर्मूला आता है वो मैं डिराइव करके दिखा रहा हूं आपको, ताकि हमको याद रहे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, क्योंकि आइडियल लिक्विड है, इसका मतलब यहां पे आपने Q लिखा, Q मतलब V/T, तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, V/T। जितना वॉल्यूम पर सेकेंड एंटर होगा उतना ही वॉल्यूम पर सेकेंड एग्जिट होगा। इज दैट क्लियर? ये Q का फॉर्मूला इन क्वांटिटीज की टर्म्स में क्या और क्यों आता है ये हम लिखने जा रहे हैं। ये एक्चुअल ट्यूब इसकी ये वाली है हॉरिजॉन्टल, जिसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग जगह अलग अलग है। बस हॉरिजॉन्टल के लिए अभी आपने बर्नौली थ्योरम लिखा था, P + ½ रो V² = कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल रहेगा तो H भी कांस्टेंट रहता। इज दैट क्लियर? देखो मैं फॉर्मूला इसका डिराइव कर दे रहा हूं कि कैसे वो नाप लेता है। नाप लेता है मतलब हमको Q की वैल्यू उन क्वांटिटीज की टर्म्स में आना चाहिए जिसको हम लैब में नाप सकें, मेजर कर सकें। तो मैंने बोला आप क्या क्या मेजर कर सकते हो, H1 H2 स्केल से नाप सकते हो, A1 A2 वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज या और भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम डायमीटर नापते हैं उससे नाप सकते हो, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी हम नहीं नाप सकते, उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करते हैं। कैसे? देखो, क्या आपने अभी पढ़ा Q, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रव प्रवाह की दर, क्या इसको आपने A × V लिखा था क्या? अबे क्या पहले वाले के लिए मैं A1 V1 लिखूंगा क्या? और यहां से क्या V1 की वैल्यू Q/A1 हो जाएगी? अच्छा, फिर उसी Q को दूसरे जगह पर लिखूंगा तो क्या A2 V2 हो जाएगा क्या? A2 V2 मतलब V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/A2। ये देखो V1 और V2 की वैल्यू ऐसे लिख ली। हमारा एम है Q निकालना। Q निकालना पता नहीं, फिर भी Q निकालना। अब लगाया बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम आपने क्या लिखा, P + ½ रो V² = कांस्टेंट। यहां पे H वाली टर्म इसलिए नहीं आई क्योंकि ट्यूब आपकी हॉरिजॉन्टल रखी है,
क्षैतिजता रखी है. इज दैट क्लियर? अब रखो जरा. P को लिखा P1 प्लस हाफ रो, V को लिखा V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड बोलो, P2 इज इक्वल टू नहीं रे, P2 प्लस कुछ भी बोले जा रही है, मत रो. ट्रांसफर किया, रो वाली टर्म एक तरफ और बिना रोने वाली टर्म दूसरे तरफ. तो जैसे ट्रांसफर करूंगा, क्या हाफ रो कॉमन आ गया देखो, और क्या ब्रैकेट में V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, एंड दैट विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1. ठीक है. लेकिन V1 और V2 को तो आपने ऐसा लिखा है, V1 इज दिस, V2 इज दिस. सो कैन आई राइट हाफ रो, बोलो, Q स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, वेरी गुड, इज इक्वल टू, क्या P2 को हम रो G H2 माइनस रो G H1 बोल सकते हैं क्या? अरे पहले बाहर निकालने के पहले रो को काट दो. हो गया. Q स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं, देख लो, इज इट Q स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट में एलसीएम क्या आएगा फातिमा? है जी, A1 स्क्वायर A2, ऊपर क्या आएगा फातिमा? थोड़ा मर्दो टाइप बोल. गुड. एंड दैट विल बी इक्वल टू, क्या इसको मैं H2 माइनस H1 इंटू G लिख सकता हूं क्या जी? हो गया. अब सबको क्रॉस, देखो ये Q स्क्वायर की वैल्यू है, तो जब Q लिखोगे तो सारा कुछ किस में आ जाएगा? अंडर रूट में. सो कैन आई राइट आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Q इज इक्वल टू, देखते जाओ, पहले पूरा अंडर रूट के अंदर ले रहा हूं, 2 नीचे है, ये सब ऊपर जाएगा. कौन कौन ऊपर जाएगा? 2 A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, पहले से ऊपर में कौन है? H2 माइनस H1 इंटू G, आणि नीचे में क्या आएगा देखो, A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर. अब देख लो डायग्राम को ध्यान से देखो, H1 बड़ा है कि H2 बड़ा है? H1, तो यहां H2 माइनस H1 है. अच्छा, A1 बड़ा है कि A2 बड़ा है? तो यहां A2 माइनस A1 है. मतलब हम नीचे का चिन्ह बदलेंगे तो ऊपर का भी बदल सकते हैं, और A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं. इसका मतलब Q इज इक्वल टू, देख लो, हाँ जी, A1 A2 अंडर रूट के अंदर 2 टाइम्स, और उल्टा लिखा H1 माइनस H2 इंटू G, याद करो 2GH पढ़ते ही थे हम, और डिवाइडेड बाई, ये भी उल्टा हो गया, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. गुड बोलो. ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देख लो. अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा तो अचानक याद नहीं आएगा, तो क्या किया है ये ध्यान रखोगे, 1-2 स्टेप लिखते ही फट से दिमाग में आ जाएगा. इज दैट क्लियर? यूनिट क्या लिखूंगा इसका बोलो तो? मीटर क्यूब पर सेकेंड. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो ये बर्नौलीज थ्योरम का एक पहला एप्लीकेशन है, ये वेंचुरीमीटर. Q को कैसे नापेंगे हम लैब में, देखो Q की वैल्यू आप देख रहे होगे तो H1 H2 और A1 A2 के पदों में आ गई, जिसको हम नाप सकते हैं. इज दैट क्लियर? व्हाट इज सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम? क्या हो गया ज्योति?
टॉरिसिलिस एक्सपेरिमेंट या थ्योरम। क्या है टॉरिसिलिस एक्सपेरिमेंट? हाँ, यस, यहां से आप ये निकालते हो, velocity of efflux। velocity of efflux क्या है? बोल टोटो, क्या टोटो टोटो कर रही थी? ये है, ये देखो, बिकट इजी एकदम एक्सपेरिमेंट है, अपने को प्रूव करना नहीं है, याद रखना बहुत ही इजी है और पूरी मैकेनिक्स है यहां पे। ये है कि आपने किसी पात्र में, किसी कंटेनर में कोई लिक्विड भरा जिसकी हाइट कैपिटल एच है, दिख रहा है? अगर आपने इसमें एक होल बनाया छोटा सा, ठीक है, ये देखो जैसे यहां पे एक होल बनता हुआ दिख रहा है ये, ठीक है, तो इससे ये लिक्विड बाहर निकलेगा। याद रखना, लिक्विड ऑलवेज एग्जिट हॉरिजॉन्टली। नालायक, ये देखो, ठीक है, ये है जिस वेलोसिटी से बाहर निकलता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अगर मैंने इसको v से रिप्रेजेंट किया तो याद करो, आपने ये जो होल बनाया, क्या ये इसकी टॉप सरफेस से कुछ डिस्टेंस नीचे बनाया है? क्या, कितने नीचे? मान लो ये हाइट को बोला h, ठीक। अब जरा बताओ, अगर किसी पार्टिकल, किसी कण को आपने h हाइट से गिराया तो h हाइट कवर करने में वो वेलोसिटी कितनी गेन करेगा? √2g, वही आता है, यही है टॉरिसिली का एक्सपेरिमेंट। दैट ये जिस वेलोसिटी से लिक्विड यहां से बाहर निकलेगा उस वेलोसिटी को ही बोलते हैं इफ्लक्स, बहिस्त्राव वेग, और उसकी वैल्यू होती है √2gh। इज दैट क्लियर? देखो एरो मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाया है, ये कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन निकलेगा कैसे? हॉरिजॉन्टल। तो पथ कैसा होगा? पूरा पढ़ चुके हो आप। द पाथ इज डेफिनेटली अ प्रोजेक्टाइल, परवलयाकार मार्ग, मतलब यहां से निकलने वाला लिक्विड एक पैराबोलिक पाथ में आके यहां गिरेगा। इसका मतलब हमको ये रेंज भी मालूम होना चाहिए फिर। हाँ तो बोलो। हाँ, गुड, एकदम सही, शाबाश छोटू। रेंज प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा, u याद करो, √2h/g। h क्या है? कहां से नापते हैं? ऊ नहीं, नीचे से नापते हैं, ऊ कर रही है। हाइट कभी ऊपर से नापते ने, तू कितनी छोटी है, ऐसे बोलेंगे? हाइट हमेशा ग्राउंड से नापते हैं। अबे तो जरा देखो, ऊ कर रही है, शाबाश, गुड। जरा ये बताना कि अगर इस होल की सरफेस से डेप्थ, सतह से गहराई h है तो जमीन से हाइट कितनी होगी? कोई शक? तो आपने तो बोला v की वैल्यू √2gh होती है, तो इसका मतलब इस रेंज की वैल्यू देखो डायरेक्ट यहां से निकल जाएगी। u का मतलब v का मतलब मैं, और अंडर रूट के अंदर लिखोगे तो याद करो 2, और अब हाइट जमीन से कितनी हो गई? और अपॉन g, ठीक है। जरा देखो तो, क्या g से g कट गया?
ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा क्या? यहां भी √2 है, यहां भी √2 है, ये हो गया 2। और देखो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? इट इज h इंटू h माइनस h। इज दैट क्लियर? ये देखो ठीक है। अब देखो फिर उसने अगला आगे बढ़ाया कि अगर आप h हाइट से इसको h डेप्थ पे आप अगर कोई होल बनाते हो तो जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलता है वो उतनी ही होगी जितना उतनी हाइट पे आप कोई पार्टिकल को छोड़ोगे तो वो जितनी वेलोसिटी गेन करता है। h दूरी गिरने पर कोई कण जितना वेग प्राप्त करता है उसी वेग को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक। अब आप उसने दूसरा होल बनाया, अब उसने होल बनाया नीचे से कुछ ऊपर, क्या कुछ h हाइट पर। तो अगर h हाइट पे उसने होल बनाया, ये देखो होल नंबर 2। अबे तो याद करो यहां से भी लिक्विड बाहर निकलेगा क्या? निकालो। अरे नालायक छोटी। ये देखो मान लो इस वेलोसिटी को बोला v डैश। v डैश की वैल्यू बोलो बिना सॉल्व किए। अबे उसका थ्योरम है सरफेस से कितनी डेप्थ पे है, आपने लिखा ग्राउंड से कितनी हाइट पे है। हाइट से हमको कोई मतलब नहीं वेलोसिटी के लिए। अबे अगर ये हाइट h है तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी भाई? h माइनस h। तो अब जो ये जिस वेलोसिटी से लिक्विड निकलेगा उसकी वैल्यू, अगर उसको v डैश लिखा तो v डैश की वैल्यू हो जाएगी √2g, लेकिन h माइनस h। और याद करो यहां अगर वेलोसिटी इस रूप में है तब भी रेंज की वैल्यू वही चाहती है 2√, क्योंकि जो h है वो हो गया h माइनस h और जो h माइनस h है वो क्या हो गया h। देख लो पलट गई डिस्टेंसेस। जो ऊपर वाली डिस्टेंस थी वो नीचे आ गई और जो नीचे वाली डिस्टेंस थी वो ऊपर चली गई। रेंज विल रिमेन द सेम। इसका मतलब लिक्विड जो यहां से निकलेगा आके वो यहीं गिरेगा पैराबोलिकली। इज दैट क्लियर? तो जरा बताओ कि मैक्सिमम रेंज किस होल से होगी? होल कहां होना चाहिए? क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो h बढ़ेगा, h माइनस h कम होती जाएगी, और नीचे से ऊपर जाओगे तो स्मॉल h बढ़ेगी, h माइनस h कम होती जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम रेंज होगी अगर आप होल ठीक बीच में बने। ऊपर भी हाइट h/2, नीचे भी हाइट h/2, और तब यहां से निकलने वाले की रेंज होगी सबसे ज्यादा। मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? इसी फॉर्मूले में आप रख सकते हो, देख लो 2√, स्मॉल h की वैल्यू h/2 हो गई क्या? अबे तो पहली हाइट भी h/2, दूसरी हाइट भी h/2, ये 2 दूनी 4 से बाहर आके 2, ये कट जाएगा क्या? और h² क्या हो जाएगा? h। देख लो भाई r मैक्सिमम इज इक्वल टू h है, और h क्या है डायग्राम में? कंटेनर में, पात्र में जितनी हाइट तक आपने लिक्विड को भरा उतनी हाइट, जितनी हाइट है उतनी उसकी मैक्सिमम रेंज होगी। देखते ही आंसर लिखने वाला क्वेश्चन है ये। आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया बाई चांस बिकट सरल, एक कंटेनर में 20 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी भरा है, 10 सेंटीमीटर पे एक होल किया तो उसका रेंज बताओ। फट से क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर। ठीक,
तो इसका मतलब यहां से भी जो लिक्विड निकला होगा वो निकला तो हॉरिजॉन्टल ही होगा क्या? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स? v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g, और देख लो स्मॉल h की जगह h बाई 2 से 2 क्या हो गया? कटा तो कौन बचा? ये ठीक सेंटर पे अगर आपने होल बनाया तो उसकी रेंज होगी एक तो मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू h, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और जिस वेलोसिटी से वो सेंटर से बाहर निकलेगा होगी अंडर रूट जी एच। इज दैट क्लियर? देख लो बर्नौलीज थ्योरम, उसके एप्लीकेशन, यही छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, परसों कुछ न्यूमेरिकल, कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हम यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। इज दैट क्लियर?